इन माइक्रो कंट्रोलर की हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर होता है और उसके बाद हमने एक बहुत ही पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर जो कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके बारे में जाना। हमने उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर और सी प्रोग्रामिंग के बारे में भी जाना। आज हम एक बहुत ही और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं 8051 टाइमर्स। टाइमर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इससे पहले जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तब हमने देखा कि यदि हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं और हमें उसमें कुछ डिले देने की ज़रूरत है। डिले का मतलब क्या है? जैसे सपोज एक एलईडी जल रही है और बंद हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है, हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें उस प्रोसेस के बीच में कुछ डिले देना पड़ता है। तो हमने अभी तक जो प्रोग्रामिंग की उसमें हमने एक बहुत फॉर प्रोग्रामिंग को या फिर हम कह सकते हैं फॉर लूप को यूज़ करके हमने जो है वो डिले दिया था। इस तरह का डिले अगर आपको अप्रॉक्सीमेट या कोई ऐसी वैल्यू जो आपको पता नहीं है तब देने के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल उतना ही डिले देना ज़रूरी है। जैसे डिफेंस की एप्लीकेशंस या कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मान लीजिए कि 1 सेकंड का डिले या 0.5 सेकंड का डिले ही देना है, वहाँ पे हम फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 8051 टाइमर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि 8051 में कौन कौन से टाइमर्स हैं और उनकी हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर 8051 टाइमर्स के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है इसके दो टाइमर रजिस्टर्स होते हैं। कौन से? टाइमर 0 और टाइमर 1 रजिस्टर। ये दोनों टाइमर 0 और टाइमर 1 रजिस्टर्स 16 बिट के होते हैं। 8051 एक 8 बिट रजिस्टर है, जैसा कि हमने उसके हार्डवेयर में भी देखा था या आर्किटेक्चर में भी देखा था। तो हम इन दोनों टाइमर्स को 16 बिट यानी कि 16 बिट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से हम इन्हें दो 8-8 बिट के रजिस्टर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टाइमर 0 रजिस्टर। टाइमर 0 रजिस्टर जो होता है उसको अगर आपने 8 बिट की तरह यूज़ करना है तो वो कौन से बनेंगे? TL0 और TH0। तो यानी कि जो हमारा लास्ट में 0 है उसका मतलब है टाइमर 0 और TL और TH का मतलब क्या है? टाइमर 0 लो एंड टाइमर 0 हाई बाइट। इसका मतलब क्या है? जैसे हम ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये टोटल हमारे पास 16 बिट है, D0 से लेके D15 तक। इसको हम एक 16 बिट वाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं, D0 से लेके D15। लेकिन अगर हम इसको दो 8-8 बिट के रजिस्टर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारा D0 से लेके D7 जो है वो बनेगा TL0 यानी कि टाइमर 0 लो बाइट, यानी कि 8 जो बिट्स हमारे लो वाली साइड के हैं। सिमिलरली हमारी जो TH0 है वो बनेगी D8 से लेके D15 तक, यानी कि टाइमर 0 हाई बाइट। तो इस तरह से ये बहुत जानना पहले इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग के लिए भी और टाइमर्स को समझने के लिए भी कि TL0 और TH0 का क्या मतलब है। ऐसे ही जैसे हमने टाइमर 0 देखा वैसे ही हमारा दूसरा टाइमर होता है टाइमर 1। ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसे हम दो 8-8 बिट के रजिस्टर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्क्रीन में देख रहे हैं TL1 जो है वो हमारे लोअर यानी कि जो नीचे के 8 के बिट्स हैं D0 से लेके D7 तक TL1 है। और वैसे ही हमारा TH1 क्या है? टाइमर 1 हायर बाइट यानी कि T8 से लेके D15 तक। तो ये है हमारे टाइमर 0 और टाइमर 1 रजिस्टर्स। टाइमर 0 और टाइमर 1 रजिस्टर को जानने के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है, बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है जिसे हम बोलते हैं टी मॉड रजिस्टर। टी मॉड रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हमें इस टाइमर को जब भी इस्तेमाल करना है तो उसके हमें कुछ मोड्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारा होता है ये टी मॉड रजिस्टर। मॉड का मतलब क्या है कि ये मोड को कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें अलग अलग तरह के मोड्स रहते हैं। तो जो टी मॉड रजिस्टर है सबसे पहला ही हमें इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे स्क्रीन में ये एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें हमारे M0 M1 ये हमारा LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हमारे शुरू होते हैं वो है M1 और M0। ये टाइमर 0 के लिए है और सिमिलरली हमारा इसे जो हायर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं M0 M1 CT गेट ये जो है हमारे टाइमर 1 के लिए है। तो अगर हमने
टाइमर 0 को प्रोग्राम करना है तो हम लोअर सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले 4 बिट्स को यूज करेंगे, और अगर हमने टाइमर 1 को प्रोग्राम करना है तो हम अपर 4 बिट्स जो है वो यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे, अगर आप 4 एक समझ लेंगे ना टाइमर 1 के लिए, तो सेम जो है वो हमारे टाइमर 0 के लिए भी यूज होते हैं। देखिए जैसे हमारा सबसे पहले जो है वो है गेट। गेट का मतलब क्या है कि अगर हम हार्डवेयर के थ्रू यानी कि इंटरप्ट्स के थ्रू अगर हम टाइमर को इस्तेमाल कर रहे हैं तब गेट को हाई देना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम के थ्रू यानी कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डिले जनरेट कर रहे हैं तो हमें गेट को 0 देना पड़ता है। हमारे आगे जितने भी हम अभी प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे या हम आगे वाली जितनी भी हम प्रोग्राम्स देखेंगे उसके अंदर हम गेट को 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें इंटरप्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है इसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं टाइमर को। तो हम क्या करेंगे, गेट की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं C/T बार, ये बिट का क्या सिग्निफिकेंस है, हम टाइमर और काउंटर दोनों की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमर का इस्तेमाल होता है हमारा डिले देने के लिए और काउंटर का इस्तेमाल होता है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, काउंटिंग। सपोज कोई प्रोसेस चल रहा है, हमने देखना है उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इस कमरे में सपोज लोग आ रहे हैं, हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक काउंटर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टाइमर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको एज अ टाइमर यूज करेंगे, तो ये हम इसको वैल्यू देंगे 0। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर C/T 0 है तो यानी कि वो टाइमर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और अगर C/T 1 है तो वो काउंटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अभी आने वाले प्रोग्राम्स में क्योंकि हम टाइमर डिस्कस कर रहे हैं तो इस वैल्यू को भी हम जो है वो 0 ही रखेंगे। तो पहली 2 वैल्यूज तो हमने 0 रख दी। उसके बाद आता है हमारा M1 और M0। M1 और M0 जो है ये हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे मोड्स रहते हैं। टाइमर्स के लिए 3 मोड्स होते हैं, 0, 1 और 2। अब इनमें जो है हमारा कैसे पता चलेगा मोड 0 है, मोड 1 है या मोड 2 है, वो ये 2 बिट्स होती हैं M0 और M1, इनसे पता चलता है। अगर ये दोनों की वैल्यू 0 है तो ये मोड 0 की तरह इस्तेमाल होगा। अगर इसकी वैल्यू 0, 1 है तो उसका 16 बिट टाइमर की तरह वो यूज होगा, और अगर उसकी वैल्यू 1, 0 है तो वो टाइमर 2 की तरह यूज होगा। मोड 0, मोड 1 और मोड 2 है क्या? मोड 0 जो होता है वो एक 13 बिट टाइमर मोड होता है। मोड 1 जो है वो एक 16 बिट टाइमर मोड होता है, और मोड 2 जो है वो 8 बिट ऑटो रीलोड मोड होता है। इन तीनों मोड्स में से सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन तीनों मोड्स में से, वो होता है मोड 1। यानी कि M1 और M0 की क्या वैल्यू होगी? 0, 1। तब ये यूज होता है मोड 1 में एज अ 16 बिट टाइमर काउंटर। ठीक है, तो अब हमने गेट, CT, M1 और M0 की वैल्यूज की सिग्निफिकेंस को देख लिया है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में टाइमर 0 का यूज करेंगे तब आप जो नीचे वाली 4 बिट्स हैं आप उनको प्रोग्राम करेंगे, और ऊपर वाली जो 4 बिट्स हैं जो कि हमारे टाइमर 1 के लिए इस्तेमाल की जाती है वो सारी वैल्यूज 0 रहेंगी। और अगर आप टाइमर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऊपर वाली जो इसकी 4 बिट्स हैं उनको यूज करेंगे, और जो नीचे वाली 4 बिट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो 0 रहेंगी। आई होप आपको अभी तक हमारे टाइमर्स कौन से होते हैं और उनके मोड्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं इसमें। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमारे को प्रोग्राम करना है टाइमर 0 मोड 2 में, और हमारा 8051 क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है एज अ क्लॉक सोर्स, और इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है टू स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइमर। तो हमें टी मोड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? तो देखिए इसमें हमारा एक एक करके हम देखते हैं कि हमारा 8051 क्रिस्टल यूज हो रहा है एज अ क्लॉक सोर्स। ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में भी इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताऊंगी। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि अगर हमारा 8051 क्रिस्टल ही क्लॉक सोर्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इसको एज अ टाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर नहीं। तो हमने इससे पहले जब टी मॉड देखा था तो हमने देखा था कि C/T बार जो है अगर हमें टाइमर इस्तेमाल करना है तो उसकी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी 0। ठीक है, दूसरा इन्होंने हमारे को बोला है कि हमें इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है टू स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइमर।
वो भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको टीमॉड एक्सप्लेन कर रही थी कि जो गेट बिट है उसकी वैल्यू अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है तब आप उसकी वैल्यू को 0 रखेंगे, और अगर आप हार्डवेयर यूज करें, इंटरप्ट यूज करें, तो आप उसकी वैल्यू को 1 करेंगे। तो इस प्रोग्राम में बोला गया है कि आपको इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि गेट की वैल्यू 0 रहेगी। 4 बिट्स तो हमारी हो गई, अब बची बाकी की 2 बिट्स। इसमें हमारी मोड 2 टाइमर 0 इस्तेमाल करना है। तो मोड 2 के अंदर क्या है, हम पहले यहां जाते हैं। तो यहां हमने देखा था कि मोड 2 के लिए M1 और M0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 0 1 0 होनी चाहिए। और प्रोग्राम में कौन सा टाइमर बोला है, टाइमर 0 बोला है। तो टाइमर 0 के लिए तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो 4 बिट्स है हमारी, गेट 0, CT, M1 और M0, इनको तो हम पहले ही 0 कर देंगे। उसके बाद में जो नीचे की 4 बिट्स बची उसमें गेट की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। C/T बार भी 0 होगा क्योंकि हम टाइमर्स की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर नहीं। और M1 और M0 जो है वो वैल्यू होगी 1 0। तो इसलिए हमारी टीमॉड की वैल्यू क्या बनेगी, 0 0 0 0 0 0 1 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें मोड सिलेक्ट करना होता है, हमें टाइमर कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से जो है वो हम हमारा मोड जो है और सिलेक्ट करके उसके हिसाब से हम हमारा टी मोड की वैल्यू जो है वो लेंगे। ठीक है, तो हमारी टी मोड की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0 0 0 1 0। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है कि हमारा जो टाइमर है, बिकॉज देखिए जो भी टाइमर है उसको कुछ ना कुछ क्लॉक सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम 8051 का टाइमर यूज कर रहे हैं तो क्या हमें बाहर से कुछ क्लॉक सोर्स देनी पड़ेगी? नहीं। जो हमने 8051 में क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी अटैच की है, आपको याद होगा जब मैंने आपको पिन डायग्राम एक्सप्लेन किया था तब हमने देखा था पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 पे हमें क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लगाते हैं। तो सेम क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो ही हमारा टाइमर का भी जो है वो सोर्स रहता है। बस इतना फर्क आपको जानना है कि जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसकी 1/12 वैल्यू जो है वो हमारी टाइमर की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि क्लॉक सोर्स क्या रहेगा टाइमर का, सेम वही जो हमने माइक्रो कंट्रोलर 8051 में क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाया है, लेकिन टाइमर के लिए फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी, उसकी 1/12 फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 जो मोड्स रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मोड है जो, या सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो मोड है वो होता है हमारा मोड 1। तो मोड 1 जो है इसके बारे में हम अभी जानते हैं और अगली हमारी वीडियो में हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसा कि हमने देखा था 3 मोड्स थे, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। मोड 1 जो है वो एक 16 बिट टाइमर का मोड है, यानी कि इसमें हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, एक 16 बिट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देखिए यहाँ पे हमारा जो TH और TL की वैल्यू है ये एक 16 बिट वैल्यू हमें पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी और ये वैल्यू हम TH और TL में लोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें टाइमर को स्टार्ट करना है। अब टाइमर को स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आपके पास एक एंड है। एंड गेट का एक इनपुट जो है वो तो आपके पास क्लॉक सोर्स है जो कि हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर से आ रहा है। इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टाइमर का जो क्लॉक सोर्स रहता है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की ही फ्रीक्वेंसी रहती है, उसकी 1/12। तो इसका एक क्लॉक सोर्स तो वहां से आ गया। दूसरा जो है एंड गेट का इनपुट जो है वो है TR बिट। तो जैसे ही आपको टाइमर को स्टार्ट करना है तो आपको ये TR बिट को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी टाइमर को पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें टाइमर को स्टार्ट करने के लिए TR बिट को हाई करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि हाई करने का मतलब क्या है, हम उस पर्टिकुलर बिट को 1 कर देंगे। तो प्रोग्राम में हम TR = 1 जैसे ही करते हैं हमारा टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या कि जो भी वैल्यू आपने TH और TL में डाली है वो एक 16 बिट वैल्यू आपने डाली है, वो काउंट करना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या लेट से FF00 वैल्यू डाली है, यानी कि TH के अंदर वैल्यू डाली है FF और TL के अंदर वैल्यू डाली है आपने 00, तो उससे क्या बनेगा FF00। तो जैसे ही आपने टाइमर को स्टार्ट किया वो क्या करेगा, FF00 से इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा, FF
FF00, FF01, 02, 03, ऐसे करते करते वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा FFFF। ठीक है, तो वो एक तरह से जब उसको टाइम लग रहा है, जो आपने इनिशियल वैल्यू दी FF00 से लेके FFFF तक जाने के लिए, उसने वहां तक जो काउंटिंग की तो उसको कुछ टाइम लगा, और वो जैसे ही वो उस वैल्यू तक पहुंचेगा, जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, वो क्या करेगा, वापस रोल ओवर होता है, इसको हम बोलते हैं रोल ओवर। फिर से वो जो वैल्यू है वो 0000 हो जाएगी, और आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है, यहाँ पे एक आप डायग्राम में देखिए TF करके एक ओवरफ्लो फ्लैग है, वो भी हाई हो जाएगा। तो इसमें हमारे को देखना क्या है कि जब तक टाइमर चल रहा है तब तक ये जो ओवरफ्लो फ्लैग है TF की वैल्यू वो 0 रहेगी। तो वो मॉनिटर करता रहेगा। वो मॉनिटर किसको करेगा कि क्या वो रोल ओवर हुआ FFFF से 0 तक। तो यानी कि अगर जब तक ये ओवरफ्लो फ्लैग 0 है, यानी कि इसका मतलब अभी काउंटिंग चल रही है, तो हमने अपने प्रोग्राम में क्या करना है, ये जो ओवरफ्लो फ्लैग है इसको मॉनिटर करते रहना है। जैसे ही वो वैल्यू 0 पे पहुंची, हमारी जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो जो है वो हाई हो जाएगा, यानी कि टाइमर जो है अपना प्रोसेस कर चुका है, ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो हाई हो गया है, इसने आपको इंडिकेशन दे दिया है। आपने क्या करना है, प्रोग्रामिंग में टाइमर को जैसे हमने स्टार्ट किया था, अब हम उसको वैसे ही स्टॉप करेंगे। स्टार्ट हमने कैसे किया था, TR बिट को हाई कर दिया था, अब हम उसको TR बिट को 0 कर देंगे, यानी कि स्टॉप द टाइमर। पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट द टाइमर, अब हम करेंगे स्टॉप द टाइमर, और TH और TL की वैल्यू को आपको फिर से रीलोड करना पड़ेगा। इसमें ऑटो रीलोड नहीं होता। मोड 1 और मोड 2 में यही फर्क है कि मोड 2 जो होता है वो एक ऑटो रीलोड मोड है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली जो है रीलोड हो जाती है वैल्यूज जो आपने शुरू में दी थी, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हमें फिर से TH और TL की वैल्यू को दोबारा से रीलोड करना पड़ता है, ये फर्क है। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं मोड 1 की प्रोग्रामिंग। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, सबसे पहला स्टेप तो ये रहता है कि हमारे को TMOD रजिस्टर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको इससे पहले वाला एग्जांपल लेके बता चुकी हूँ। एक बार आपने TMOD रजिस्टर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने TL और TH में वैल्यूज लोड करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू लोड करनी है, ये भी आपको बताऊंगी मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल आप प्रोसेस को समझिए। तो जब हमने TH और TL के अंदर वैल्यूज लोड कर दी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें टाइमर को स्टार्ट करना है। टाइमर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो हमारी TR बिट है उसको हाई करके। जैसे ही TR बिट को आपने 1 दिया प्रोग्राम में, वैसे ही आपकी जो टाइमर है वो चलना शुरू हो जाएगा। आपने जो भी वैल्यू TH और TL में डाली, लेट्स से FF डाली आपने TH में और 00 डाली आपने TL में, तो उसने क्या किया, जैसे ही आपने टाइमर को स्टार्ट किया उसने इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। तो 00 से लेके वो FF तक जैसे पहुंचेगा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये एक 16 बिट का टाइमर है, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी FFFF। तो आप जैसे ही फाइनल वैल्यू पे पहुंचते हैं, तो हमारा जो ओवरफ्लो फ्लैग है, जो इससे पहले वैल्यू क्या थी 0, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस फ्लैग को मॉनिटर करते रहना है। जैसे ही हमने देखा कि ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो हाई हो गया, हमने टाइमर को स्टॉप कर देना है TR को 0 करके, और फिर हमने जो वैल्यूज TH और TL में डाली थी इनको हम फिर से रीलोड करेंगे। तो ये तो कुछ स्टेप्स हैं मोड 1 प्रोग्रामिंग के। अब चाहे आप टाइमर 0 इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप टाइमर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेप सेम रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर आपने टाइमर 0 इस्तेमाल किया है तो आपका TL 0, TH 0, और TMOD में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टाइमर 1 कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यूज वहां डालेंगे, टाइमर 0 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे आप अपनी बिट सिलेक्ट करेंगे। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो हमने अब ये देख लिया कि हम किस तरह से मोड 1 में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि TL और TH में कौन सी वैल्यूज जो है वो डालनी है। वो फर्क पता चलता है कि हमने कितना डिले देना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट डिले देना है, जब हमारे को प्रिसाइज वैल्यू देनी है, जब आपको पता है कि मुझे 0.2 मिली सेकेंड्स का डिले देना है, तो आप उस डिले के हिसाब से TL और TH की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आप TH और TL में वो वैल्यूज डालते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसको देखने के बाद में हम एक
सी प्रोग्रामिंग भी करेंगे कि हम एक टाइमर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिले जनरेट करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।